हमारे देश में फेडरल सिस्टम एस्टैब्लिश्ड है, जहाँ जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मल्टीपल लेवल्स पर एस्टैब्लिश्ड है। सेंटर या यूनियन लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर। अगर यहाँ हम सेंट्रल और स्टेट लेवल्स को देखते हैं तो सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर और पीएम के साथ कुछ और मिनिस्टर्स, और पीएम और ये बाकी मिनिस्टर्स मिलकर बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसी तरह से जो स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट होती है इसे लीड करते हैं उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर, और यहाँ भी चीफ मिनिस्टर के साथ और भी स्टेट लेवल मिनिस्टर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट चलाते हैं, और चीफ मिनिस्टर और ये बाकी स्टेट मिनिस्टर्स मिलकर बनाते हैं उस स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ सेंट्रल लेवल पर रियल पावर तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाकी मिनिस्टर्स के पास होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ सेंट्रल लेवल पर हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट भी देखने को मिलती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देश का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, और प्रेसिडेंट की पोजीशन एक सेरेमोनियल पोजीशन की तरह होती है, जहां प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर होती है पॉलिसी बनाने की और एडमिनिस्ट्रेशन की। वहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बस एक नॉमिनल यानी कि सिर्फ नाम की पावर होती है। नाउ जिस तरह से सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एक नॉमिनल पोजीशन है, वैसे ही स्टेट लेवल पर गवर्नर की पोजीशन होती है। गवर्नर अपने स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, लेकिन प्रेसिडेंट की तरह ही स्टेट की रियल पावर चीफ मिनिस्टर के पास होती है और गवर्नर के पास बस एक नॉमिनल पावर होती है। अब देखते हैं कि गवर्नर की पोजीशन पर अपॉइंटमेंट कैसे होती है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 155 में दिया गया है। आर्टिकल 155 में लिखा है कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका मतलब यह है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी डिस्क्रिशन या फिर अपनी मर्जी से किसी को भी गवर्नर अपॉइंट नहीं कर सकता। गवर्नर की अपॉइंटमेंट के केस में प्रेसिडेंट को यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि प्राइम मिनिस्टर और बाकी सभी मिनिस्टर्स की एडवाइस फॉलो करनी पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर और बाकी सभी मिनिस्टर्स जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट बनाते हैं, ये जिस भी कैंडिडेट को चूज करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसी कैंडिडेट को गवर्नर अपॉइंट करना पड़ेगा। नाउ अब क्योंकि गवर्नर वही बनेगा जिसे पीएम और बाकी मिनिस्टर चूज करेंगे, सो जो गवर्नर की पोजीशन है उस पर यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने खुद के ट्रस्टीड लोग अपॉइंट करवाती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है क्योंकि गवर्नर की जो पोजीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट लेवल पर हाईएस्ट पोजीशन होती है, और ऑल्दो गवर्नर के पास सिर्फ नॉमिनल पावर ही होती है, स्टिल सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर्स के थ्रू स्टेट पर अपना कंट्रोल और इन्फ्लुएंस बनाए रख सकती है, स्पेशली व्हेन द गवर्नमेंट एट द सेंटर इज डिफरेंट दैन इन स्टेट्स। जैसे कि सपोज सेंटर में पार्टी ए है और एक स्टेट में पार्टी बी है, सो पार्टी ए उस स्टेट में अपना एक ट्रस्टीड पर्सन गवर्नर बनाकर भेज सकती है, और फिर इस गवर्नर की पोजीशन के थ्रू पार्टी ए पार्टी बी के एडमिनिस्ट्रेशन और एक्टिविटीज में इंटरफेयर कर सकती है। सो कुछ इस तरह से गवर्नर की पोजीशन का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिसयूज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स पर अपना कंट्रोल और इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए। अब देखते हैं गवर्नर की क्वालिफिकेशंस। गवर्नर बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बेसिक शर्तें रखी हैं जो आर्टिकल 157 और 158 में लिखी गई हैं। सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये है कि जो भी गवर्नर बनेगा वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि उसकी मिनिमम एज 35 होनी चाहिए, मतलब अगर आप 35 ईयर्स से छोटे हो तो आप गवर्नर बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये दोनों क्वालिफिकेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 157 में मेंशन है, लेकिन इन दोनों के अलावा आर्टिकल 158 में कुछ और रिस्ट्रिक्शंस भी मेंशन है। आर्टिकल 158 के अकॉर्डिंग गवर्नर किसी भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता। अगर कोई एमपी या एमएलए को गवर्नर बना जाता है तो गवर्नर बनने से पहले उसे ये एमपी या फिर एमएलए की सीट से रिजाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नर किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रख सकता, मतलब गवर्नमेंट की कोई और नौकरी या पेड पोजीशन गवर्नर के साथ कंबाइन नहीं हो सकती। सो ये है बेसिकली 4 तरह की क्वालिफिकेशंस जो कि गवर्नर की पोजीशन से एसोसिएटेड हैं। अब देखते हैं गवर्नर के ऑफिस के लिए ओथ। जो भी पर्सन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एज अ गवर्नर, उसे अपनी टर्म स्टार्ट करने से पहले गवर्नर की ओथ लेनी पड़ती है, जो कि मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 159 में। और गवर्नर को ये ओथ दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। जैसे कि महाराष्ट्र के गवर्नर को ओथ दिलवाएगा बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और वहीं हरियाणा के गवर्नर को ओथ दिलवाएगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एब्सेंट है तो उनकी जगह हाई कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज गवर्नर को ओथ दिलवाएगा। इस ओथ में गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करने का प्रॉमिस करते हैं, और साथ ही में स्टेट के लोगों की वेल बीइंग सिक्योर करने का प्रॉमिस भी करते हैं। अब देखते हैं गवर्नर की टर्म, सैलरी और प्रिविलेजेस। गवर्नर के टेन्योर को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 156 में एक्सप्लेन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नर अपने पोजीशन पर 5 साल के लिए रहते हैं, लेकिन ये एक फिक्स टर्म नहीं है, मतलब वो 5 साल पूरा होने से पहले भी हटाए जा सकते हैं, और अगर नया गवर्नर अपॉइंट नहीं होता तो एग्जिस्टिंग गवर्नर अपनी पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं 5 साल से ज्यादा, जब तक एक सक्सेसर ज्वाइन नहीं करता। साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि गवर्नर होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट,
यानी कि जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ठीक लगे तब तक ही एक गवर्नर अपनी पोस्ट पर बने रह सकते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब चाहे गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर को अपॉइंट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर की अपॉइंटमेंट की तरह रिमूवल के प्रोसेस में भी प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस फॉलो करनी पड़ती है। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करते हैं कि किस पर्सनालिटी को गवर्नर बनाना चाहिए और किस गवर्नर को कब रिमूव करना चाहिए। सो आप ऐसा मान लो कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट और गवर्नर का रिमूवल पूरी तरह से यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और यूनियन गवर्नमेंट इसी चीज़ का फायदा उठा के ऐसे गवर्नर्स को जो कि सेंटर में रूलिंग पार्टी के लॉयल नहीं हैं, उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करके रिमूव करवा देती है और उनकी जगह अपने लॉयल लोगों को गवर्नर्स अपॉइंट करवा देती है, सो दैट स्टेट्स के गवर्नर्स पूरी तरह से सेंटर के कंट्रोल में रहें और सेंट्रल गवर्नमेंट इन गवर्नर्स के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स पर अपना इन्फ्लुएंस और कंट्रोल मेंटेन कर सके। सो हर नई सेंट्रल गवर्नमेंट के आते ही पुराने गवर्नर्स का ट्रांसफर या फिर रिमूवल कॉमन है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट का वायलेशन है, बिकॉज गवर्नर की पोजीशन बनाई गई है ये इंश्योर करने के लिए कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड रहे, और अगर गवर्नर की पोजीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स पर कंट्रोल करने के लिए यूज करती है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की ये अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट से अलाइन नहीं होती। इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2010 में हाईलाइट किया है। इस केस के अगर हम बैकग्राउंड देखें तो 2004 में जब लोकसभा इलेक्शंस के बाद एक नई सेंट्रल गवर्नमेंट बनी तो इस गवर्नमेंट ने कुछ गवर्नर्स को बिना कोई रीजन दिए हटा दिया था। इस रिमूवल को चैलेंज करते हुए बीपी सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी थी। इस केस की रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर पर होता है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब चाहे गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं एंड दिस इज परफेक्टली वैलिड। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि प्लेजर और प्रेसिडेंट का यह मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट बिना किसी रीजन के गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि गवर्नर को रिमूव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग या फिर कंपेलिंग रीजन होना चाहिए, जैसे कि मिसकंडक्ट, करप्शन या फिर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई पर्सनल या फिर पॉलिटिकल रीजन की वजह से गवर्नर को नहीं हटाया जा सकता। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि गवर्नर को रिमूव करने का जो भी कंपेलिंग रीजन गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट को ये रीजन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सो इन शॉर्ट सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट गवर्नर को कभी भी रिमूव कर सकते हैं ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, और गवर्नर को रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट के पास कोई कंपेलिंग रीजन होना चाहिए, और ये रीजन प्रेसिडेंट को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब जहां तक गवर्नर की सैलरी और अलाउंसेस की बात है तो गवर्नर की सैलरी और अलाउंसेस को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 158 में मेंशन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नर को एक फिक्स सैलरी मिलती है जो पार्लियामेंट के लॉस के थ्रू डिसाइड होती है, और ये सैलरी उस स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है जिस स्टेट का ये गवर्नर है। गवर्नर को अपनी टर्म के दौरान कोई और नौकरी या फिर प्रॉफिट वाली पोजीशन होल्ड करने की इजाजत नहीं होती, ताकि वो अपनी ड्यूटीज पर पूरा फोकस कर सके और अपनी ड्यूटीज इम्पार्शियल तरीके से पूरी कर सके। इन अदर वर्ड्स, गवर्नर अपनी टर्म के दौरान कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। सैलरी के अलावा गवर्नर को ऑफिशियल रेजिडेंस, जिसे राजभवन बोलते हैं, स्टाफ और कुछ और फैसिलिटीज जैसे कि मेडिकल, ट्रैवल अलाउंस और सिक्योरिटी भी दी जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि गवर्नर की सैलरी और अलाउंसेस उनके टेन्योर के दौरान रिड्यूस नहीं की जा सकती एक्सेप्ट जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो। सिंपल वर्ड्स में बोले तो गवर्नर को एक रिस्पेक्टेबल और सिक्योर सैलरी और प्रिविलेजेस मिलती हैं ताकि वो बिना किसी टेंशन के अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज परफॉर्म कर सके। अब देखते हैं गवर्नर की पावर्स को। गवर्नर की पावर्स ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स और जुडिशियल पावर्स। इनमें से सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट की पूरी एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास होती है, लेकिन वो इन पावर्स को चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू एक्सरसाइज करता है, उसी तरह से जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू एक्सरसाइज करते हैं। अब जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूरे देश के हेड ऑफ स्टेट होते हैं, वैसे ही गवर्नर अपने स्टेट का हेड होता है और गवर्नर के नाम पर ही स्टेट के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं। गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर कई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करते हैं, जैसे कि स्टेट का चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, एडवोकेट जनरल और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को अपॉइंट करना, और यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स को अपॉइंट करना। गवर्नर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स को भी अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा गवर्नर यूनियन गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पर कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैंडल करते हैं, जैसे स्टेट में स्केड्यूल्ड एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करना। सिंपल वर्ड्स में बोले तो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स का मेन रोल है स्टेट गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इंश्योर करना, लेकिन वो ये एग्जीक्यूटिव पावर अकेला यूज नहीं करता बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर यूज करता है। इसके अलावा हंग असेंबली के टाइम भी गवर्नर का रोल काफी सेंट्रल होता है। हंग असेंबली का मतलब होता है जब स्टेट असेंबली इलेक्शंस के बाद किसी भी पार्टी को हाउस में क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती, यानी कि ये क्लैरिटी नहीं होती कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी और चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा।
ऐसी सिचुएशन में गवर्नर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि गवर्नर ही नए चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। इसलिए हंग असेंबली के केस में गवर्नर ही डिसाइड करता है कि किस पार्टी को गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया जाए। जनरली गवर्नर सबसे बड़ी पार्टी या कोएलिशन, यानी कि वो पार्टी या कोएलिशन जिसने असेंबली इलेक्शंस में सबसे ज्यादा सीट्स हासिल करी है, उसके लीडर को बुलाता है और उनसे स्टेट असेंबली में अपनी पार्टी की मेजॉरिटी प्रूव करने को कहता है। अगर वो मेजॉरिटी प्रूव कर देते हैं तो फिर वो पार्टी या फिर कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है। लेकिन अगर वो प्रूव नहीं कर पाते तो गवर्नर दूसरे ग्रुप्स या फिर अलायंसेस को चांस देते हैं असेंबली में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए। गवर्नर की ये पावर बहुत ही डेलिकेट या फिर कॉन्ट्रोवर्शियल होती है, क्योंकि यहाँ उनकी इम्पार्शियलिटी का टेस्ट होता है। सो हंग असेंबली के टाइम गवर्नर एक रेफरी की तरह काम करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जिस लीडर को वो सीएम बनाए वो असेंबली फ्लोर पर अपनी मेजॉरिटी साबित करे। सो ये थी कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स गवर्नर की। अब देखते हैं गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स। गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन सामान या फिर बुला सकता है, प्रोरोग या फिर सस्पेंड कर सकता है, या फिर स्टेट असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है। साथ ही में स्टेट के असेंबली इलेक्शंस के बाद स्टेट असेंबली की पहली सिटिंग को गवर्नर एड्रेस करता है। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर में बिल्स पास होने के बाद गवर्नर के पास जाते हैं उनके अप्रूवल के लिए, और जब इन बिल्स पर गवर्नर एसेंट या फिर अप्रूवल देते हैं तभी ये बिल्स जाके लॉज बनते हैं। एसेंट देने के अलावा गवर्नर एक बिल को विथहोल्ड या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या रिकंसिडरेशन के लिए असेंबली को रिटर्न भी करवा सकते हैं, या फिर बिल्स को प्रेसिडेंट के पास रेफर भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट गवर्नर कई सारे कमीशंस की रिपोर्ट्स लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट करते हैं। इन कमीशंस में इंक्लूडेड है स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सेट्रा। इसके अलावा गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी होती है। ऑर्डिनेंस एक तरह का टेम्परेरी लॉ होता है जो गवर्नर बना सकते हैं जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना हो, मतलब जब विधानसभा बैठी हुई ना हो और तुरंत एक लॉ की जरूरत हो। ये पावर गवर्नर को आर्टिकल 213 में दी गई है। सो ऑर्डिनेंस एक इमरजेंसी लॉ है जो तुरंत लागू हो जाता है एक नॉर्मल एक्ट के जैसे, लेकिन इसकी लाइफ लिमिटेड होती है। जब लेजिस्लेचर वापस सेशन में आता है तो उस ऑर्डिनेंस जो गवर्नर के थ्रू बनाया गया है इसको असेंबली के सामने रखा जाता है। अगर असेंबली इस ऑर्डिनेंस को पास कर देती है तो फिर ये ऑर्डिनेंस परमानेंट एक्ट बन जाता है, लेकिन अगर असेंबली इसे रिजेक्ट कर देती है तो ये ऑर्डिनेंस तुरंत कोलैप्स कर जाता है। ऑर्डिनेंस लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन के शुरू होने के मैक्सिमम 6 वीक्स ही वैलिड रहता है अगर उसे पास नहीं किया जाए। अगर ऑर्डिनेंस को एज अ लॉ कंटिन्यू रखना है तो विद इन दी 6 वीक्स असेंबली को इसे पास करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नर अपनी मर्जी से ऑर्डिनेंस नहीं बना सकता, वो ये काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही करता है। सो ये थी कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स गवर्नर की। इसके बाद है गवर्नर की फाइनेंशियल पावर्स। गवर्नर के पास कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर्स भी होती हैं जो स्टेट के पैसे और बजट से जुड़ी हुई होती हैं। हर साल जब स्टेट गवर्नमेंट अपना एनुअल बजट बनाती है तो वो गवर्नर की परमिशन से ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट करती है। इसके अलावा कोई भी मनी बिल बिना गवर्नर की रिकमेंडेशन के असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। गवर्नर स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड के पैसे रिलीज करने का अप्रूवल भी देते हैं और उनके नाम पर ही स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स और एडवांसेस दिए जाते हैं। इसी तरह अगर कभी स्टेट में फंड्स की इमरजेंसी हो तो गवर्नर कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट से पैसे यूज करने की अथॉरिटी रखते हैं। साथ ही गवर्नर इंश्योर करते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट्स और स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस असेंबली के सामने रखी जाए। सिंपल शब्दों में गवर्नर ही स्टेट का फाइनेंशियल गार्डियन है जो बजट, मनी बिल्स और इमरजेंसी फंड्स को रेगुलेट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि स्टेट के पैसे कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स के हिसाब से यूज हो। जहां तक गवर्नर की जुडिशियल पावर्स का सवाल है तो गवर्नर्स के पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी होती हैं जो मेनली स्टेट के लीगल और जस्टिस सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं। गवर्नर स्टेट के एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है जो स्टेट गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइजर होता है। साथ ही वो स्टेट के जजेस के अपॉइंटमेंट में भी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ऑल्दो हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं लेकिन गवर्नर को उस प्रोसेस में कंसल्ट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट गवर्नर के पास पावर्स होती हैं कि वो उन केसेस में जहां स्टेट के लॉज का वायलेशन हुआ है, यानी कि वो केसेस जो कि स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर हैं, उन केसेस में पार्डन, कम्यूटेशन, रिप्राइव, रेस्पाइट और रिमिशन दे सकते हैं। देयरफॉर गवर्नर स्टेट के लीगल सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो गवर्नर का रोल है हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में, ये हमेशा से एक डिबेटेड टॉपिक रहा है। इसलिए अलग अलग कमीशंस ने गवर्नर के रोल से रिलेटेड रिकमेंडेशंस दी हैं ताकि गवर्नर का काम ज़्यादा इफेक्टिव और इम्पार्शियल बन सके। इनमें 2 इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं, जिनमें से पहला है सरकारिया कमीशन ऑफ 1983। इस कमीशन ने कहा है कि गवर्नर की पोस्ट एक ब्रिज है सेंटर और स्टेट्स के बीच, इसलिए इस पोस्ट का पॉलिटिकल मिसयूज नहीं होना चाहिए। इस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि गवर्नर को एक ऐसा व्यक्ति बनाया जाए जो स्टेट पॉलिटिक्स से दूर हो, उस स्टेट का रेजिडेंट ना हो और उसकी इमेज इम्पार्शियल हो। साथ ही इस कमीशन ने यह भी रिकमेंड किया है कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट सेंटर करे, लेकिन आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ताकि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच बाद में अननेसेसरी क्लैशेस ना हो।
कमीशन ने यह भी कहा कि गवर्नर को प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के नाम पर आर्बिट्रेरी तरीके से रिमूव नहीं करना चाहिए और उनकी रिमूवल के लिए प्रॉपर रीजंस होने चाहिए। अब इस सरकारी कमीशन के बाद जो दूसरा मेन कमीशन है जिसने गवर्नर की पोजीशन को लेकर रिकमेंडेशंस दी थी, वो है पुंची कमीशन ऑफ 2007। पुंची कमीशन ने रिकमेंड किया कि गवर्नर का फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स सिक्योर रहना चाहिए और उन्हें आसानी से रिमूव ना किया जाए। इस कमीशन के अकॉर्डिंग गवर्नर को रिमूव करने के लिए एक इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, जैसे कि हमें देखने को मिलता है प्रेसिडेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के केस में। इसने ये भी कहा कि गवर्नर को अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत लिमिटेड और क्लियर सिचुएशंस में ही यूज करनी चाहिए, जैसे हंग असेंबली या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के केस में। सो ओवरऑल दोनों कमीशंस ने गवर्नर की पोस्ट को ज्यादा न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट और मिस यूज फ्री बनाने के लिए रिकमेंडेशंस दी, ताकि वो इन द राइट मैनर एक कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन बन सके, ना ही पॉलिटिकल टूल। सो ये था गवर्नर का टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।